मेरे पास संसाधन नहीं है, तब भी मैं भिड़ा रहता हूँ। आओ, निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, ये हो चुका है। अध्यादेश यहीं पहुंचे थे, शायद यहीं पहुंचे थे 213। चलिए, हालांकि राष्ट्रपति का अध्यादेश यदि आप अनुच्छेद 123 समझ चुके हैं तो आपको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मौखिक बोलता हूँ ना, यहाँ लिखता नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ाया हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप एकदम इमेजिन कर लोगे और समझ जाओगे। देखो, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है संविधान। कब किस स्थिति में, कब किस स्थिति में, कब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सामान्य भाषा में, जब संसद सत्र में ना हो, यह है सामान्य भाषा। लेकिन अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं तो क्या समझ में आएगा? संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, एक कंडीशन, या फिर एक सदन सत्र में हो और दूसरा ना हो, ये दो ही कंडीशन है जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अध्यादेश जारी हो गया, ठीक। राष्ट्रपति क्या स्वयं की मर्जी से अध्यादेश जारी करते हैं? नहीं, मंत्री परिषद के परामर्श पर। ठीक, मंत्री परिषद के परामर्श पर कर दिया। एक बार अध्यादेश जो जारी हुआ उसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह, अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह। एक और सवाल कि जब भी संसद का सदन सत्र में आए तो उस अध्यादेश के पास कितनी अवधि होती है? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर पारित होना चाहिए, तभी अध्यादेश जीवित रहेगा। अगर 6 सप्ताह बीत गया, कुछ नहीं हुआ उस अध्यादेश पर, तो क्या होगा? अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि उस सदन ने अध्यादेश को पारित नहीं किया। यही था, ठीक। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक अध्यादेश की शक्ति क्या क्या होती है? क्या एक अध्यादेश संविधान में संशोधन कर सकता है? नहीं, संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक आता है, अध्यादेश नहीं कर सकता। क्या अध्यादेश आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है? नहीं। हो गया, इतने में से ही क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल सेम। इधर आ गए, इधर आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? जब विधानमंडल, जब किसी राज्य के विधानमंडल सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं मंत्री परिषद की परामर्श पर। अनुच्छेद बदलेगा, 123 था, नीचे उठाओ, आगे कर दो, 213 हो गया। ठीक, अगर मान लो किसी राज्य विधानमंडल में केवल एक सदन है, विधानसभा है, तो हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा, जब फलाना राज्य के विधानसभा सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में यही बोलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरा सदन तो है नहीं। अगर दोनों सदन होता तो हम बोलते कि जब दो ही कंडीशन है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, या फिर राज्य विधानमंडल का एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन ना हो, यही कंडीशन बनती है। ठीक, बिल्कुल सेम। संविधान संशोधन की तो बात ही राज्य में आती नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक तो राज्य में प्रस्तुत होता ही नहीं। ठीक, लेकिन मौलिक अधिकार की बात भी राज्य में हो ही नहीं, वो तो भाई केंद्र का, केंद्र कर सकता है संविधान में संशोधन, मौलिक अधिकार ये भी नहीं छीन सकता। सब कुछ सेम, बदला क्या? राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो गए, अनुच्छेद 123 की जगह 213 हो गया। अगर वहाँ संसद के दोनों सदन बोल रहे हैं, यहाँ विधानमंडल के दोनों सदन, लोकसभा विधानसभा हो जाएगा, राज्यसभा विधान परिषद हो जाएगा, अवधि अवधि सब कुछ सेम। अच्छा, एक और सवाल, क्या अध्यादेश एक संसदीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है? हाँ, अध्यादेश संसदीय, जो संसद ने कोई विधि बनाई है तो एक अध्यादेश उसको संशोधित कर सकता है, क्योंकि एक अध्यादेश की शक्ति जैसे संसदीय अधिनियम की भांति पूरी होती है, पूरी शक्तियां समान होती हैं। बस अंतर बस यही होता है कि संसद जो दोनों सदनों से पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अधिनियम जो विधि बनाती है, वो तब तक जीवित रहेगा जब तक किसी और विधि से उसको खत्म ना कर दिया जाए, जीवित रहता है। तो वैसे ही संसद पूरी शक्ति समान है, बस अवधि है। एक संसदीय अधिनियम जब तक जीवित रहेगा जब तक संसद कोई एक और विधि बनाकर उस पहले वाले अधिनियम को निरस्त न कर दे, तब तक जीवित रहेगा। और एक अध्यादेश की अवधि होती है ना, अस्थायी कानून कहते हैं हम उसे, क्योंकि 6 माह की अवधि होती है। लेकिन एक अध्यादेश चूंकि राष्ट्रपति ने पहले ही जारी कर दिया मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, क्या संसद के दोनों सदन उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो सामान्य संसदीय अधिनियम में परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर तो वही है, राष्ट्रपति की तो अनुमति पहले से है। संसद के दोनों सदन यदि उस अध्यादेश को साधारण बहुमत से पारित कर दें 6 सप्ताह के भीतर, तो वो क्या बन जाएगा? सामान्य संसदीय अधिनियम बन जाएगा।
कोई शंका है यहाँ तक, है ना? कोई है शंका? लघु शंका, दीर्घ शंका? हाँ हाँ, दोनों में सब सेम है, सब सेम है, पूरी तकनीकी चीज़ें सेम है, बस बदला क्या जानते हो? भाग 5 और 6 में बदलेगा क्या? उधर राष्ट्रपति, इधर राज्यपाल, उधर संसद है, इधर विधानमंडल। क्लियर है कि किसी को शंका है? नहीं है शंका? हाँ चलो, वह राज्य के लिए ये भी हो चुका है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं, ये हो चुका है क्या? हो चुका है ना? ये तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये पुराना आंकड़ा 1,10,000 भैया, कितना है वेतन अभी? 3.5 लाख, 3.5 लाख। राज्यपाल का भत्ता राष्ट्रपति तय करता है, ना कि राज्य शासन। भत्ता ना, भत्ता, सैलरी नहीं बोल रहा है ना? राज्यपाल की का जो वेतन है वो कौन तय करेगा? संसद, है ना? जितने भी संवैधानिक पद है, मतलब देखो, राष्ट्रपति हो गया, ये सब हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सब का वेतन संसद तय करता है। विधायक का वेतन कौन तय करता है? विधायक राज्य विधानमंडल पारित करती है, राज्यपाल का हस्ताक्षर हो जाता है, उनका वेतन तय हो जाता है। जबकि सांसदों का वेतन, केंद्रीय मंत्री परिषदों का जो सांसद के सदस्य के रूप में उनको वेतन मिलता है, राष्ट्रपति, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सब का वेतन कौन तय करता है? संसद। राज्यपाल का भी, आपको डाउट में आ सकते हो आप लोग, आपको लगेगा राज्यपाल का वेतन राज्य विधानमंडल करेगा, ऐसा नहीं है। कौन करेगा? संसद ही करेगा। ये क्या बोल रहा? भत्ता कौन तय करता है? राष्ट्रपति। भत्ता अलग होता है ना, डेली अलावेंस, महंगाई भत्ता, ये सब, वो सब अलग चीज है। वेतन कितना है? 3.5 लाख, जो कौन तय करेगा? संसद ने तय किया है। फिर राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। एक और चीज आपने राष्ट्रपति में भी देखा था, राष्ट्रपति के पदावधि के दौरान क्या उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती की जा सकती है? नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। उसी प्रकार जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो जो भी उस समय संसद ने वेतन तय कर रखा है, पूरे पदावधि के दौरान उससे कम नहीं किया जा सकता। एक वही है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? ये राज्यपाल को ना पद की सुरक्षा देने के लिए किया गया है। मान लो कि राज्यपाल जो है, जैसे राष्ट्रपति को देख लो ना, मान लो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हुक्म नहीं मान रहे हैं, या प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं वैसा वो कर नहीं रहे हैं राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री गुस्सा हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? भाई बदला लेने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति, इसको चुना मैंने ही है और ये जो मैं कह रहा हूँ कर नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर इनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मान लो अगर ये फ्री होते, प्रधानमंत्री एकदम फ्री होते कि जब चाहे तब राष्ट्रपति के सुविधाएं छीन लें, संसद में एक बिल पारित कर पता चला कि उनका राष्ट्रपति भवन उनसे छीन लें या उनका वेतन कम कर दें, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये संसद तय करेगा। संसद सरकार में कौन है? तो वो एक विधेयक लाएंगे, पारित कर देंगे और जो है वो कर देंगे ऐसा। ठीक, तो इसको ना थोड़ा सा क्रिटिकल किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो देश का राष्ट्रपति होता है और निष्पक्ष रूप से संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, इसलिए उनको पद की सुरक्षा प्रदान की गई है कि अगर मान लो फिर राष्ट्रपति प्रभावित ना हो, राष्ट्रपति सरकार से प्रभावित बिल्कुल ना रहे, राष्ट्रपति निष्पक्ष कार्य कर सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया कि उनके पूरे पदावधि के दौरान उनके वेतन, सुविधाओं, भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। बढ़ाया जरूर जा सकता है, कमी नहीं की। मान लो वेतन कम कर सकते, कोई और व्यवस्था होती कि प्रधानमंत्री एक लेटर लिखेगा और राष्ट्रपति का वेतन डिसाइड कर देगा, मान लो ऐसा प्रावधान होता, तो क्या राष्ट्रपति निष्पक्ष कार्य कर पाता? देखो, आप बोल सकते हो कि भाई वर्तमान समय में राष्ट्रपति को 5 लाख की सैलरी मिलती है। मान लो ऐसी व्यवस्था होती कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो जब चाहे तब एक लेटर में साइन करके उनके वेतन बढ़ा घटा सकता था, तो फिर प्रधानमंत्री क्या करता?
डी उसको वो कर देता, आज नहीं नहीं तो वेतन बदला था 3 लाख मिली तो लाभ 2 लाख मिली 1 लाख मिली। तो भाई कोई भी जो मनुष्य है वो विकास चाहता है, एक बार उठता है तो वो ऊपर जाना चाहता है, घटाव कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तुम डिमोटिवेट नहीं हो जाओगे, तुम्हें प्रोत्साहन, भाई वित्तीय प्रोत्साहन, तुम्हें ऐसे भी प्रोत्साहन चाहिए और वित्तीय प्रोत्साहन भी चाहिए। तुम नौकरी करोगे, ईमानदारी से काम कर रहे हो और तुम्हें जो है सैलरी अच्छी नहीं मिल रही तो क्या तुम प्रोत्साहित रहोगे? नहीं। लेकिन तुम अच्छा कार्य कर रहे हो और तुम्हें ये श्योरिटी हो कि अच्छा काम करोगे, तुम्हें पद में प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारा वेतन बढ़ेगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो तुम प्रोत्साहित रहोगे, है ना। और कहीं किसी को उसको डिमोशन कर दो उसका, तो मानसिक रूप से तो क्षति पहुंचेगी ना, उसको बेइज्जती महसूस होगा ना। तो फिर इस प्रकार से कैसे राष्ट्रपति निष्पक्ष कार्य कर सकेगा? इसलिए राष्ट्रपति को पद की सुरक्षा दी गई है। और आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति को पद से हटाना इतना आसान प्रक्रिया है नहीं, बहुत जटिल प्रक्रिया है ना। संसद के कुल सीटों का 2/3 बहुमत चाहिए प्रत्येक सदन में, ये बहुत मुश्किल है। तो ये भी उस पद की सुरक्षा का एक उपाय है जो संविधान ने दिया है राष्ट्रपति को, कि जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार वास्तविक सत्ता में होती है वो राष्ट्रपति को इतनी आसानी से टारगेट ना कर सके, इसीलिए ये सब प्रावधान किए गए हैं। वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं? हाँ जाता है, वो तो खुशी खुशी करेंगे ना, घटाने वाला तो कर नहीं सकते, बढ़ाने वाला स्वागत है तुरंत। नहीं तो संविधान नहीं का कार्यक्रम कर दिया ना, कर ही नहीं सकते, तो कर भी नहीं सकता वो ना। आइए, राज्यपाल को अपनी शासकीय कृतियों नहीं है, कृत्यों के लिए विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को भी था वहाँ पर। राष्ट्रपति जो आधिकारिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे उसके लिए क्या उन्हें कुछ कोर्ट में कोई चुनौती दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। बिल्कुल सेम राज्यपाल के लिए भी है। राज्यपाल अपने पद में रहते हुए जो अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे उन्हें विधिक दायित्वों से निजी उन्मुक्ति प्राप्त है। इसका मतलब क्या कि कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोर्ट कोई जा नहीं सकता और कोर्ट उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता, कोर्ट को जवाब दे वो नहीं है। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं, सेम है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त होती, जैसे राष्ट्रपति 361 पढ़े थे अपन, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए था, बिल्कुल वही है ना। मतलब आपराधिक मामले, क्रिमिनल केस राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदावधि के दौरान नहीं चलाए जा सकते, लेकिन दीवानी मामले चलाए जा सकते हैं। कैसे? 2 महीने की नोटिस अवधि के पश्चात। पढ़े हो ये सब? राष्ट्रपति में कोई अंतर है? कुछ नहीं है। अनुच्छेद भी तो एक ही है 361 में दोनों के लिए, नहीं याद आ रहा है? अनुच्छेद 1 देखो, मैं भाग 5 में समय दूंगा, भाग 6 ऐसे ही बोलते बोलते चल जाएगा। भाग 5 में मेहनत करो, भाग 6 आराम से जाएगा। बस वो अलग अलग फैक्ट जो पॉइंट आउट करूंगा उसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल का शपथ, चलो देख लो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा था? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इधर कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वो दिन पेट झर्रा गए तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ये चलता रहेगा। अच्छा, अब राज्यपाल शपथ किसके लेंगे? देखो, निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन व संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षा सेम है, समझ जाओ, कोई अंतर नहीं है ना। ये हिंदी में अलग अलग लिख देते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा, ये कभी अगर पूछ दिया ना तो वास्तव में हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, कोई अंतर है नहीं। मूल संविधान अंग्रेजी में लिखी गई थी और वहाँ जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जब उसका ट्रांसलेशन हुआ तो क्या कर रहे हैं लोग, राष्ट्रपति में रक्षण प्रतिरक्षण, वो संरक्षण प्रतिरक्षण वो इस्तेमाल कर दिए और यहाँ ऐसा शब्द लिख दिया। सेम है, कोई अंतर नहीं। क्या है बताओ? सबका मतलब एक ही है और ना गायब कर दिया। हिंदी ट्रांसलेशन का है, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, तो इसका मतलब ये कि कोई अंतर नहीं है। जो शपथ राष्ट्रपति लेते हैं वही राज्य में राज्यपाल लेते हैं। ठीक। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये देख लो एक बार रिमाइंड। राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की शक्तियां निम्न। अच्छा, मैं उन्हें इसको हेडिंग बस डाल दिया क्योंकि आपको समझा दिया, डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ये देखो, राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल की शक्तियां निम्न मामलों में भिन्न है। यहां से प्रश्न बन सकता है, क्या है? संविधान में इस बात की कल्पना की गई है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक के आधार पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं है। मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान में कोई प्रावधान है क्या? नहीं। पारिस्थितिकीय विवेकीय शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, जिन परिस्थितियों का संविधान में उल्लेख ही नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे। तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, जबकि राज्यपाल की कुछ परिस्थितियों में विवेकीय शक्तियों का विवरण संविधान में है। समझ रहे हो? इसका मतलब संविधान में कुछ विवेकीय शक्तियां दी गई हैं जो राज्यपाल को हैं, प्लस जैसे राष्ट्रपति को पारिस्थितिकीय स्वविवेकीय शक्तियां थी वैसे राज्यपाल को भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्वविवेकीय शक्तियों के मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से विस्तृत है ना? क्योंकि राष्ट्रपति को तो केवल पारिस्थितिकीय विवेकीय शक्तियां हैं, वो राज्यपाल को भी है, लेकिन राज्यपाल की कुछ विवेकीय शक्तियों का विवरण संविधान में भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां राष्ट्रपति से ज्यादा विस्तृत है। ठीक, चलो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई। इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, 1976 से पहले संविधान केवल ये कहता था कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये नहीं कहता था कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होंगे, बिल्कुल नहीं कहता था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ये हुआ संविधान में, और ये तय कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद का परामर्श जो राष्ट्रपति को मिलेगा, राष्ट्रपति बाध्य होंगे उसके अनुसार कार्य करने के लिए। जबकि इस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्यपाल के ऊपर यह बाध्यता तय नहीं की। मतलब राज्य की मंत्री परिषद कोई परामर्श राज्यपाल को देगी तो राज्यपाल बाध्य नहीं है कि वो उसे माने, जबकि राष्ट्रपति बाध्य हैं। समझ रहे हो क्या अंतर है? मतलब 42वें संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श की बाध्यता तय कर दी गई, लेकिन राज्य मंत्री परिषद जो परामर्श राज्यपाल को देगा उसकी बाध्यता इस संविधान संशोधन में तय नहीं की गई है। ऐसा क्यों? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं कई बार ऐसी चीज़ें पकड़ रहा हूं जो आपके इंटरव्यू में पकड़ लेगा, एसआई के इंटरव्यू में। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिए। चलिए आपसे पूछ दिया, इसी पे पूछ दिया, तो आपकी समझ में क्या है? क्यों 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श को बाध्यकारी बना दिया राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति को उसके अनुसार कार्य करना ही होगा, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता राज्यपाल के लिए तय नहीं की गई। क्यों? ऐसे इंटरव्यू में बोलेगी रे। पगली, ऐसे तो कोई विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। मंत्री परिषद का परामर्श अलग चीज है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो, वो परामर्श है। कोई देखो, सुनो, देखो तुम मुद्दे तक नहीं पहुंची ना, तुम एकदम अलग मुद्दे पे चली गई। अभी तुम कल्पना करो, परामर्श की अवस्था कब आती है? अनुच्छेद 72 जब तुम्हारा क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना, तो वहाँ परामर्श। भाई सामान्य विधि कैसे बनती है? संसद के दोनों सदनों में पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है ना, बाध्यता कहाँ है? विधि सामान्य विधिक प्रक्रिया में, विधायी प्रक्रिया में कहाँ है ऐसी? लेकिन अन्य चीज़ें जो हैं, जैसे अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति ने परामर्श दिया, राष्ट्रपति बाध्य है, अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो, राष्ट्रपति बाध्य करना पड़ेगा। ये वहाँ की बात हो गई। ठीक, यहीं पर केंद्रीय मंत्री परिषद कोई परामर्श राज्यपाल को दे तो राज्यपाल बाध्य नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है, देखो आपको पता है कि भारत का जो ढांचा एक ऐसा संघीय ढांचा,
भारत एक संघ है राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का, मतलब ये भारत एक इकाई के रूप में इनसे मिलकर एक इकाई के रूप में आता है, जो एक संघ है भारतीय संघ। ये राज्य जो संघ के साथ षड्यंत्र ना कर सकें या संविधान का खुलेआम उल्लंघन ना कर सकें, इसलिए राज्यपाल को ये बाध्यता से मुक्त रखा गया है। जब भी अब आपको पता है राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, राज्य की सारी गतिविधियों पर नज़र रखा रहता है, समय समय पर रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को। तो वास्तव में एक प्रकार से राज्यों पर संघ का नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। राज्यपाल को लगेगा कि भैया राज्य जो है कोई षड्यंत्र कर रहा है, राज्य कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ऐसा संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, तुरंत राष्ट्रपति क्या करेंगे? नहीं मानता, जा कर ले। बोले क्यों? ते अंगूठा छाप 42वां संविधान संशोधन 1976 केंद्र में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श की बाध्यता है, मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, नहीं करता। और जो तुम विधेयक की बात की ना, जो विधेयक की तुमने बात की, तो वो तो सेम है पगली। वो जो तुम अभी देख रही हो कि राज्यपाल ने आरक्षण, वो जो राज्य का आरक्षण कानून था उसमें कका जो है उसमें संशोधन करके 76% करना चाह रहे थे, जबकि ऑलरेडी न्यायालय ने 58% को मना नहीं किया। ऐसा नहीं, असंवैधानिक करार दिया, ऐसा बोल लो आप, असंवैधानिक करार दे दिया। तो वास्तव में भूपेश बघेल जी को ये पता था कि जब 58% आरक्षण असंवैधानिक हो गया है तो 76% आरक्षण भी लटकेगा कोर्ट में, असंवैधानिक ही होना है। ये तो चुनावी रणनीति का हिस्सा था, लोगों को लुभाने का, जिससे माहौल कांग्रेस के पक्ष में बने, है ना। मैं तुमको लिख कर देता हूँ, 9 दिसंबर को वीडियो बना दिया था, मैं बोल दिया था 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा नहीं, ये सिर्फ कका का चुनावी स्टंट है। लोग सब खुश हो गए थे, ओबीसी आरक्षण इतना हो गया, एसटी आरक्षण इतना हो गया। और मैं तुमको बता दूं, उस समय भी झारखंड का उदाहरण दिया था। कका उदाहरण ले रहे हैं झारखंड का कि उसी समय जो वहाँ भी आरक्षण बढ़ाया था। मैं बोला भाई इसका भी हाल वही होना है, इसका भी हाल वही होना है, नहीं होगा लागू। अब ये देख रहे हैं कि उधर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री ने ये गेम खेला तो काका ने भी ये गेम खेल दिया, हाल वही होना है। और तुमको मैं बता दूं, नया झारखंड का नया आरक्षण नियम आ गया है, 50% पे आ गया, वो इनको भी करना होगा। मैं लिख के देता हूँ अभी, नहीं ये नहीं होगा। रिजल्ट कहाँ तय किया गया उसका पगली? फिर जो 50% आरक्षण रोस्टर होगा ना, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। हाँ भाई, अभी कहाँ बताया तुमको? अभी तो सिर्फ रैंकिंग दिया, ये थोड़ी बताया कि ये चयनित हो गए। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट बोल देगा भैया 58% रद्द है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, रिजल्ट आप 50% रोस्टर के हिसाब से जारी करें, ये आदेश होगा, करना पड़ेगा, रद्द नहीं होगा। 4 साल 4.5 साल घुमा फिरा के साले एग्ज़ाम लिए हैं, नहीं देखो मैं सुनो, तुमको मैं बता देता हूँ, लोग YouTube में व्यू पाने के लिए आया बाया वीडियो बना रहे थे जब आरक्षण आया था। और सबसे पहला वीडियो मैं बनाया था 9 दिसंबर को, देख लेना, मिल जाएगा। उस समय में जो बोला आगे तुमको वही होता दिखाई दिया होगा। मैंने बोला था राज्यपाल करेगी नहीं, सर अभी आरक्षण क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है पगली, देखना जल्दी से होगा, 1-1.5 महीने में तुमको सब आ जाएगा। इनको ये फिर रिजल्ट निकालेंगे रोस्टर बना के। वो शायद थोड़ा सा और डिले हो गया है, वो हाई कोर्ट का कोई मसला था तो वो शायद अप्रैल में चला गया, 10 अप्रैल होगा। ढीले मत पड़ो, मैं बता रहा हूँ आरक्षण का समाधान निकलेगा, जल्दी से निकलेगा और झक मार के 50% आरक्षण रोस्टर पे रिजल्ट निकालना होगा। नहीं सर, मेंस का पेपर कब तक है? मेंस का पेपर देखो, तुमको समय नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, समय नहीं देंगे ये लोग। कैसे होगा? जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, तुरंत एक आदेश जारी होगा,
आदेश जारी करेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 50% रोस्टर के हिसाब से रोस्टर जारी करे। 50% आरक्षण से नहीं हो सकता। अब आप तय कर लो भैया 50% के हिसाब से आप किसको कितना दोगे, किसको कितना दोगे। अब इसमें होगा क्या कि जो पहले 58% भी तो असंवैधानिक हो गया, तो उसमें जो एसटी और एससी को जो आरक्षण की व्यवस्था तो उसमें भी कटौती होगी, और ओबीसी को जो बोल दिए हैं उसमें भी कटौती होगी। कटौती होगी तो अंत में क्या होगा, एसटी भी गुस्सा, ओबीसी भी गुस्सा, कका साफ। इलेक्शन में साफ मैं बता रहा हूँ। भाजपा इस मुद्दे को, मैं तो ये भी किसी वीडियो में बोला था कि एकदम देखो समय देखना, भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है ऐसा। भाजपा के पास एक ही मुद्दा जो खुद बघेल साहब ने दे दिया 76% आरक्षण। अब केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, हम लाख बोल लेना सुप्रीम कोर्ट जो है निष्पक्ष कार्य करती। मैं तुमको बता दूं कोई भी तंत्र जो मौजूदा सरकार होती ना उसके कंट्रोल में लगभग होता है ना। गुप्त एक इंफॉर्मेशन पहुंच गया होगा, कुछ नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई अवैध काम नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बोलेगा रुक जा, अभी नहीं, अभी थोड़े समय बाद जो चुनाव वो आएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। कोड ऑफ कंडक्ट से 2 महीना पहले, 2 महीना या 3 महीना पहले डिक्लेयर कर देना असंवैधानिक है, झक मार के ककला आदेश दे देवे, 50% रोस्टर निकाले पर पड़ी और फिर माहौल बन जाएगा, है ना। कका जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा था, अचानक पलट जाएगा, कका मुर्दाबाद हमारा आरक्षण नीति, ऐसा हो जाएगा। और उसी समय को भुनाना चाहेगी भाजपा। ये भी बता रहा हूँ, राजनीति भी समझ रहा हूँ, ये एकदम सही समय पे उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, यही होगा। लेकिन मैं तुमको बता दूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, आम जनता, वो कोई भी सरकार हो, वो मूर्ख बनेगी, उसको मूर्ख बनाया जाएगा, उसका शोषण होगा। और सरकारें, ये जो नेता हैं अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कमा रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। चलो आओ, कहाँ पे चले गए रे। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है, ये मत बोल देना ना वहाँ कभी इंटरव्यू में साला सरकार कमाने के लिए ऐसा कर रही, वो सब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलने का है। तुमको कायदे से बात रखनी है। जो अभी मुद्दा उठाना क्यों, तो आप समझ में आ गए ना, उसका जवाब दे पाओगे। संघीय ढांचे की रक्षा के लिए संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखें, समय समय पर रिपोर्ट को दें, और राज्य जो है, कोई राज्य कभी ये प्रयास न कर सके कि भारतीय संघ से बाहर जाने की चेष्टा या भारत संघ के विरुद्ध कोई षड्यंत्र न हो सके, इसके लिए ऐसा किया गया है। समझ गए आप। चलिए, राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार निम्न मामले में। अब देखो, विवेका जो पारिस्थितिकी विवेकीय शक्ति है वो तो सेम है राष्ट्रपति की तरह। क्या बदलेगा, क्या क्या था, चलो मेरे को राष्ट्रपति की पारिस्थितिकी स्वविवेकीय शक्तियां बताओ। सबसे पहला, किसी भी मतलब बहुमत दल के नेता को चाहे तो वो जो आहूत कर सकता है सरकार बनाने के लिए। और चुनाव में जब किसी देखो, यही सोचो, इंटरव्यू में तुम उसको कैसे प्रेजेंट करोगे ये मायने रखता है। अभी तो मुझे मालूम है, इसको पता है, लेकिन ना ये उसको इंटरव्यू में जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे नहीं कर पाया, वो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। लोकसभा आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल के स्पष्ट बहुमत न प्राप्त कर पाने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और उस दल से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यही है, बस बोलने का फेर है। और ये बोलने का फेर क्या होता है, पढ़ते रहने से आता है। ऐसा नहीं है अभी तुम लोग नए नए हो तो शुरुआत में तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन मैं तुमको बता दूं, ऐसा भी मत सोचो कि नए नए स्टूडेंट जो जाते हैं इतना स्पष्ट बोल लेते होंगे। इतना स्पष्ट वो भी नहीं बोल पाते हैं ना, वो तो ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई है तो मैं ऐसा बोल पाता हूँ, ऐसा नहीं। वो समझ जाते हैं हाँ लड़के ने मुद्दा पकड़ा है, बस वो उसकी भाषा जो है वैसी नहीं आ पाई लेकिन मुद्दा पकड़ा है। लेकिन अगर मान लो वैसे भाषा का भी प्रयोग कर लिया तो इंटरव्यू में नंबर देने से रोक नहीं सकता कोई। कैसे वो आप नंबर नहीं देगा तुमको, तुम्हारे एसआई में भी तो इंटरव्यू है ना। तो वहाँ पर अच्छा जब आएगा ना समय तो तुम लोगों को वो जो अपन दीपक साहब और ये हम लोग भेड़ के ना, वो जो करंट मुद्दे जिनसे तुम्हारे इंटरव्यू में प्रश्न बन सकते हैं उन मुद्दों की तैयारी करवाएंगे
कि तुमको ये मुद्दे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो तुम्हें कैसे जवाब देना है, क्या देना है, वो जब आएगा तो देखेंगे। आओ इधर आओ। संवैधानिक विवेकाधिकार वो देख लिए, सेम यहाँ, सेम यहाँ। क्या बदलेगा? विधानसभा आम चुनाव में, है ना, किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत यदि प्राप्त नहीं हुआ तो राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और उस दल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। सेम है, हाँ, मुख्यमंत्री सेम है। बदला क्या? अब क्या बदलना है आपको? अब तक तो समझ में आ गया नहीं? फिर दूसरा क्या था? दूसरा राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति विवेकाधीन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर लोकसभा का भंग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा भंग कर सकते हैं। और तीसरा मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं। यहाँ राज्यपाल भी कर सकते हैं, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसको विघटित कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री की यदि अचानक मृत्यु हो जाए और उनका उत्तराधिकारी घोषित ना हो तो यदि उस राजनीतिक दल का बहुमत है तो उस राजनीतिक दल से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इधर देख लो, यदि मुख्यमंत्री का अकाल मृत्यु हो जाए और उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित ना किया हो तो राज्यपाल उस दल के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 5 अच्छे से करो, ये खत्म। आओ ये देखो, अब ये संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां है ना, ये संविधान में यत्र तत्र दिया हुआ है। अब देखो क्या, पहला, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, ये अपनी मर्जी से करते हैं। कोई मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं क्या? भाई विधेयक जब पास होके आता है तो वो तो राज्यपाल की मर्जी है ना कि वो उस विधेयक को आरक्षित कर दें कि नहीं। दिया हुआ ना, आरक्षित करें कि नहीं, ये हो गया विवेकाधीन। स्वयं से निर्णय लेते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं लेते हैं, स्वयं से लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये भी अपनी मर्जी से करते हैं, कोई मंत्रिपरिषद के परामर्श से नहीं करेंगे। राज्यपाल को लगता है तुरंत रिपोर्ट भेज देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक है ना, प्रशासन नहीं है, बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय राज्यों के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। ये कुछ नहीं है, बस यही है कि चाहे राज्य में भी आप लोगों ने देखा है कि वो मुख्यमंत्री से किसी प्रशासनिक राज्य में जो भी प्रशासनिक और विधायी गतिविधियां चल रही है मांग सकते हैं। हाँ भैया, रिपोर्ट मांग सकते हैं, वो वही है। और संघ शासित प्रदेश में भी प्रशासक के रूप में वो भी वही कर सकते हैं, वो भी वही कर सकते हैं। समझ गए? कुछ नहीं है, टिपिकल लिखा हुआ है बस। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल के द्वारा खनिज उत्खनन के रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना। एक अनुसूची 5 आप आगे पढ़ोगे, अनुसूची 5 में है क्या है? 5 और 6, 5 और 6 2 था। 5 में क्या था? हाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में। हाँ, चाहे तो वो किसी को भी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं राष्ट्रपति। अरे पगले लोग, हट, रुक, ऐसा नहीं है, रुक। असल में अनुसूची 5 और 6 पढ़ाने से मैंने पहले ये बोला था कि देश में कोई भी अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति। लेकिन जब घोषित कर दिए तो भाई वो जो अनुसूचित क्षेत्र किसी न किसी राज्य में होंगे, तो असल में वहाँ का प्रशासन का नियंत्रण उस राज्य के राज्यपाल को होता है। यह गलती कर गए बेटे। हाँ तो बोल फिर, अरे पगली तो ब्लंडर बोल देगी तो वहाँ अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दोनों ही परिस्थिति में अनुसूचित क्षेत्रों का या जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन राज्यपाल के हाथ में होता है। बस अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अंतर क्या है? अनुसूची 5 में बोलता है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों, होलिस्टिक पूरा बोल दिया। लेकिन अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बिल्कुल ये प्रश्न बन सकता है, हालांकि अनुसूची में आएंगे हम लोग, लेकिन बता दो ये प्रश्न बनेगा कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किनके हाथों में रहेगा? उस राज्य के राज्यपाल।
और अनुसूची 5 में क्या बोल रहा है, देश में सारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन उस राज्य के राज्यपाल, मतलब इन राज्यों को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए अलग व्यवस्था बना दिया 6 में, इनको छोड़ दो, बाकी जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, यहाँ जो भी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित होंगे, वहाँ का प्रशासन एवं नियंत्रण उस राज्य के राज्यपाल करेंगे। अब देखो वहाँ इन 4 राज्यों में जो यहाँ के राज्यपाल होंगे, यहाँ जो भी खनिज उत्खनन होता है, खनिज उत्खनन में रॉयल्टी जानते हो ना, रॉयल्टी जो होगी वो वहाँ इन राज्यों में जनजातीय जिला परिषद होता है, तो जनजातीय जिला परिषद को उस रॉयल्टी का कितना रॉयल्टी देना है कौन निर्धारित करेगा, उस राज्य का राज्यपाल अपनी मर्जी से करेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श पर नहीं करेगा। रॉयल्टी ऐसा समझते हो ना, जैसे एक बुक किसी ने लिखा है ना, उस बुक के अधिकार किसी पब्लिशिंग हाउस ने खरीद लिए कि हाँ भैया मैं तेरे को एक मुफ्त तेरी किताब मैं छापूंगा, तेरे इसके लिए 50 लाख रुपए तुझे देता हूँ। ठीक, वो बोलेगा कि 50 लाख 5 साल तक जितनी भी सेलिंग हुई वो मेरा है। 5 साल के बाद वो लाइफ टाइम जितना भी उसके बाद प्रति बिकती जाएगी, उसका इतना प्रतिशत आपको रॉयल्टी के रूप में आजीवन मिलता रहेगा। समझे ना, वो वही है। उसी प्रकार राज्यपाल की पारिस्थितिक विवेकाधीन शक्ति, ये लो रिवाइंड कर लो, वही जो अभी मैं बोला था राष्ट्रपति का, वही सेम है। कोई है इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति की पारिस्थितिक विवेकाधीन शक्ति आप पढ़ लियो तो इसको रटना नहीं होगा आपको दोबारा, कि रटना पड़ेगा है? किसी को लग रहा है रटना पड़ेगा? क्या परिवर्तन हो रहा है देख रहे हो ना, कैसे मोहनलाल करमचंद ते, अरे यार ते मेरा याद दिलावे था तो मैं क्लास भेजूँ तो वो एक से पहली के क्लास के, तो ये आराम से वो कहानी की तरह देखना तो ठीक। अभी तो अचानक 2 दिन पे आया ना तो तेरे को वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो स्पष्टता नहीं होगी तेरे दिमाग में, नहीं है ना? तो तुम मज़ा क्यों नहीं ले रहा है? राष्ट्रपति की बात कर देना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ वही वो शुरू से अगर वो देखेगा ना वीडियो तो नहीं होगा ऐसा, है ना? हो गया राज्यपाल ओवर। कल हम करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति और राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति का कोई समानांतर पद है नहीं, बहुमत हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और अच्छा प्रधानमंत्री कर चुके हैं ना, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी तुम्हारा फट से होगा। थोड़ा सा अंतर आपको राज्य मंत्रिपरिषद में मिलेगा, वो उसके बाद पहुंच जाएंगे अपन सीधे संसद। संसद थोड़ा समय लेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं, है ना? सर अगला जो टेस्ट होगा हाँ